हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की सिचुएशन की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस अपने ट्वीट में लिखा कि एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्ड टू आवर शेयर्ड आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा, यानी हमारे जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो हमेशा मुसलमानों को बेखबर रखना चाहते हैं, उदासीन रखना चाहते हैं जो उनकी साझा पहचान है इस्लामिक उम्मा की। वी कैन नॉट कंसीडर आवर सेल्फ टू बी मुस्लिम, हम अपने को मुसलमान नहीं कह सकते हैं। इफ़ वी आर ऑब्लिवियस टू द सफरिंग दैट अ मुस्लिम इज़ इंड्योरिंग इन, अगर हम बेखबर हैं किसी भी एक मुसलमान की तकलीफ़ के प्रति। और हैशटैग म्यांमार जो कि रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ इंडिकेशन देता है, हैशटैग गाज़ा जो कि पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स जो कि गाज़ा और में इज़राइल और में संघर्ष चल रहा है, और फिर हैश इंडिया बहुत ही कंट्रोवर्शियल, और इसका बहुत ही स्ट्रांगली कंडेमनेशन भारत सरकार की तरफ से आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जवाब दिया। पूरे वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करने के चल रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई जिसके चलते खमैनी साहब का इस तरह का स्टेटमेंट भारत के लिए आया। क्या वाकई में भारत की छवि बदल रही है? क्या भारत में घटने वाली जो है लिंचिंग की घटनाएँ हैं, इस्लामिक फोबिक जो स्टेटमेंट हैं, या वक्फ बिल, NRC, CAA जैसे मुद्दे हैं, उसके चलते एक ईरान की नज़रिए में बदलाव आया है, मिडिल ईस्ट में बदलाव आ रहा है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों की पीड़ा पर उदासीनता को इस्लामी एकता यानी यूनिटी के लिए खतरा बताया है। खामेनेई की ये टिप्पणी तब आई है जब भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। अडानी ग्रुप का इजराइल के हैफा पोर्ट में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। भारत और इजराइल के जो डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है वो दोस्ती के प्रतीक हैं भारत और इजराइल के। साथ ही साथ खामेनेई की जो आलोचना है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि भारत का जो इंटरनल इश्यूज है और विदेश नीति के बीच में एक संबंध हो सकता है, विशेष रूप से इजराइल के साथ बढ़ती साझेदारी के संदर्भ में ईरान की चिंताएं हो सकती हैं। अभी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, जिसमें डिफेंस एक्सपोर्ट को इजराइल को रोकने की बात की गई थी। खामेनेई की टिप्पणी सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है, जहां ईरान खुद को एक इस्लामिक उम्मा का संरक्षक मानता है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को उजागर करके खामेनेई ईरान की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके बयान को उस भू राजनीतिक रणनीति से जोड़ता है जिसमें ईरान पश्चिमी देशों से जुड़े देशों की आलोचना करता है, जैसे इजराइल और भारत। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने खामेनेई की टिप्पणी को गलत और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि दूसरे देशों के किसी पर टिप्पणी करने से पहले अपने रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रतिक्रिया जो थी भारत की उस कूटनीतिक रणनीति के अनुरूप है जहां भारत बाहरी हस्तक्षेप का लगातार विरोध करते हुए अपनी जो संप्रभुता है वो उसकी रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। भारत के आंतरिक मुद्दों पर विशेष करके मुसलमानों की जो सिचुएशन को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार आलोचना कर रही है, उसमें आलोचना होती रही है। और चाहे वो भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA हो या राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण NRC, इन नीतियों को मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण माना गया है। और अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो जिस तरीके से वक्फ के ऊपर एक बिल लाया गया है उससे भी चिंताएं बढ़ी हैं, वैश्विक स्तर पर इसका विरोध भी हुआ है। दिल्ली जैसे दंगे घटनाओं ने भी इन स्थिति को और गंभीर बनाया है। वहीं इजराइल हमास संघर्ष भी स्थिति को जटिल बनाया, जिसके चलते भारत इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है। और ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनावों के चलते भारत की जो सिचुएशन है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। और भारत की जो चाबहार पोर्ट परियोजना है जो ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश है, इन संघर्षों से निगेटिवली इंपैक्टेड हो रही है। साथ ही चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव ईरान के साथ, उसने $400 बिलियन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है जो भारत के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाबहार और ग्वादर में चीनी इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं हैं वो भारत की मौजूदा निवेश योजनाओं को भी चुनौती देती हैं। इस स्थिति में भारत को ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करना होगा। सांप्रदायिक मुद्दों और बाहरी आलोचनाओं का समाधान करते हुए भारत को एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी पर ध्यान देना होगा ताकि वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रख सके और अपने रणनीतिक प्राथमिकताओं की सुरक्षा कर सके, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। ईरान भारत का एक सांस्कृतिक संबंध रहा है, अरब के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध रहा है, और इस चीज को भारत को ध्यान देना होगा। और आगे बढ़ने के लिए भारत को ईरान
ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए और अपनी आंतरिक नीतियों को निष्पक्ष और समावेशी बना के रखना होगा। इससे न केवल भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को सुधार पाएगा बल्कि बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकेगा। एक्चुअल में पूरी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जिस तरीके से भारत का डिफेंस कोऑपरेशन लगातार इजराइल के साथ बढ़ा है, खास करके जब से हमास और इजराइल का संघर्ष बढ़ा है, इस संघर्ष में भारत लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक पिटीशन भी दाखिल हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन इसके चलते भारत और ईरान के रिलेशन में एक स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि भारत जहां इजराइल के साथ अपने संबंधों और अपने रणनीतिक इंटरेस्ट जो भारत के हैं, जो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वहीं भारत ईरान के साथ भी भारत के हिस्टोरिक रिलेशन रहे, कल्चरल एक दूसरे के बीच में कनेक्शन रहा है, साथ ही साथ अरब कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन रहे। लेकिन ईरान और अरब कंट्रीज में जो इक्वेशन है, साथ ही इजराइल और ईरान की जो इक्वेशन है, और इंडिया के लिए इन सब के बीच में बैलेंस करना डेफिनेटली एक टफ सिचुएशन है। लेकिन एक चीज जरूर हम कर सकते हैं, वो ये कि भारत में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा वार शुरू हुई है, उसको सरकार कम कर सकती है। लगातार लिंचिंग की खबरें आती हैं, उस पर सरकार ध्यान दे सकती है। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वक्फ बिल, एक बिल लाया जा रहा है जिसके चलते पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसका अटेंशन भारत के मुसलमानों की सिचुएशन पर आ जाता है। ठीक इसी तरीके से एनआरसी के मुद्दे पर हुआ और उससे पहले सीएए के मुद्दे पर हुआ। तो ये भारत को की जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको भी इस तरीके से डिजाइन करना होगा ताकि भारत अपने इंटरनल इश्यूज के साथ साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंटीग्रेट करते हुए ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके अपने इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिसके ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा डेफिनेटली 21st सेंचुरी में वही आगे ज्यादा विश्व में बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी को देता है, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे फिर वो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनने की जो बात हो रही है या चाबहार के जरिए से मिड सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ने की बात हो, अगर भारत को अपने फुटप्रिंट को बढ़ाना है, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो डेफिनेटली इंडिया को ईरान के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करते हुए इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि इजराइल पर फोकस किसी एक विशेष नीति के तहत चलते हुए हम करें और जिसका खमियाजा हमें ईरान के साथ चाबहार के रूप में या सेंट्रल एशिया में उठाना पड़े, क्योंकि भारत सेंट्रल एशिया में तभी पहुंच सकता है जब चाबहार पोर्ट पर भारत की एक्सेस हो, और अभी चाबहार पोर्ट में निवेश के बावजूद अभी वो फंक्शनलिटी के लेवल पर नहीं आया है। इसलिए भारत को इन चीज़ों को ध्यान देना होगा और देश में जो लिंचिंग की जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या एंटी मुस्लिम जो इस्लामिक फोबिया जिस तरीके की लगातार खबरें आती रहती हैं, उन पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्णय ले रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वेंडर्स के ऊपर जो नेम प्लेट का एक निर्णय था उस पर रोक लगाई, फिर अभी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो इस तरीके के निर्णय आ रहे हैं जो इस बात का भरोसा भी दिलाते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में कम होंगी और डेफिनेटली इसका बेनिफिट भी भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत को रिमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर भारत में जो विदेशी रुपया आता है, डॉलर आता है रिमिटेंस की शक्ल में, वो मिडिल ईस्ट से आता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो है मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, वहां पर भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। और चाइना जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपने को लगातार अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है, अगर हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें मिडिल ईस्ट के साथ सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच को बनाए रखने के लिए ईरान, यूएई, सऊदी अरब के साथ साथ इजराइल को रखना है। लेकिन पूरा फोकस अगर हमारा इजराइल पर हो जाएगा तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन भारत को विदेश नीति में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सब चूंकि खुमैनी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, हालांकि एक भारतीय होने के नाते किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का मैं पूरा पुरजोर विरोध करता हूं, मुस्लिम कम्युनिटी करती है, लेकिन ऐसा अवसर हमने दिया जिसके चलते इसका दुरुपयोग ईरान के सुप्रीम लीडर ने किया। हमें इस तरीके के अवसर को नहीं प्रदान करना है। और भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, भारत में सदियों से लोग आते रहे, बसते रहे, भारत की संस्कृति में आत्मसात होते रहे और भारत की संस्कृति को समृद्ध करते रहे। भारत की संस्कृति से लेते हैं, भारत की संस्कृति को देते हैं और भारत की संस्कृति को समृद्ध करते हैं। फिर वो चाहे आर्यन का भारत में आना रहा हो या फिर शक
कुषाण हूड़ की बात हो या तुर्क मुगल की बात हो, अरबों की बात हो, सब भारत आए, भारतवासी हो गए, भारत की संस्कृति में रच बस गए। इसलिए हमको भारत के हितों को ध्यान देना है, ना कि हमें अपनी किसी विचारधारा के चलते या किसी विशेष कारणों के चलते अगर हम इजराइल पर ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा बाजार, एक बड़ा हमारा रेमिटेंस का सोर्स, और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जियो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से चाबहार की इंपॉर्टेंस है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की और गल्फ कंट्रीज की इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं भारत का भरोसा उन देशों में कम होगा, भारत की विश्वसनीयता पर सवाल आएगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।